Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर चल रहा था, उसमें मैंने दो पार्ट डाल दिए हैं। पहले पार्ट में तो मैंने सारे अबसदर डाले थे, बहुविकल्पिक जो प्रश्न थे वो डाले थे। दूसरे में त्रिकिस्थान वाले और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो डाल दिए थे। जिसने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करके एक बार देख लेना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद आज जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्नों में भी मैंने एक बता दिया था, और जो लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं वो कितने नंबर के आ रहे हैं, 2 नंबर के आ रहे हैं। तो उनको अच्छे से करना। पहला था निवेश। निवेश को परिभाषित कीजिए। तो निवेश के अंतर्गत क्या था, अपन कोई भी बिजनेस है किसी में भी क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तभी जाके उसमें चीजों का उत्पादन होता है। कोई भी काम क्या होता है, निवेश करने पर ही होता है। उसके बाद है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्श आर्थिक विश्लेषण में अंतर। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, सकारात्मक अर्थव्यवस्था या सकारात्मक विज्ञान एक अध्ययन है जिसका उद्देश्य जीवन के वास्तविक तथ्यों को प्रदान करना है, या दूसरे शब्दों में उसका उद्देश्य उन चीजों का प्रतिनिधित्व करना है जो उसी तरह है जो वास्तविक प्रकृति में स्थित है। आदर्श आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किसी विषय के अच्छे तथा बुरे परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मानवीय व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है तथा क्या होना चाहिए यह उत्तर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम संसाधन तथा उत्पादों के मध्य अपनाई गई तकनीकी अनुकूलता अथवा प्रतिफलता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है आदर्श सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या है, जो जीवन में अपन को वास्तविक रूप में वास्तविक तथ्य में प्राप्त है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति में स्थित है। तो वो सारी चीजें कहां पर आएगी, सकारात्मक में आएगी। और आदर्श विश्लेषण में क्या आएगा, आर्थिक विश्लेषण में वो चीजें जिसमें अच्छा और बुरा दोनों को अलग अलग किया जाएगा, उसके हिसाब से परिणाम निकाले जाएंगे और उससे क्या पता चलता है हमें क्या होना चाहिए का उत्तर मिलता है। जहां हमें क्या होना चाहिए मतलब क्या करेक्ट होना चाहिए उसका उत्तर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। और जहां हमें वास्तविक प्रकृति स्थित हो, मतलब कोई भी प्रकृति हो उसकी स्थित हो, तो वो कहां से होगा, दूसरे शब्दों में इनका उद्देश्य उन चीजों से है जो प्रतिनिधित्व करती, किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करे तो वो किसमें आएंगी, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत आएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है अधिमान। अधिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। अधिमान मानचित्र का है ना, अधिमान मानचित्र का मतलब एक और होता है इसी के, एक तो इसको अधिमान भी बोलते हैं और एक दूसरा भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, तटस्थ वक्र को कौन सा कहते हैं, अधिमान वक्र भी बोलते हैं। कौन से वक्र को कहा जाता है, तटस्थ वक्र को कहा जाता है। या तो तुम इसको तटस्थ वक्र करके डेफिनेशन लिखो तो भी कोई बात नहीं है, और अधिमान करके लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। तो पहला है अधिमान। अधिमान मानचित्र तो है नहीं अपने, अधिमान मानचित्र या तटस्थ मानचित्र। एक तटस्थ मानचित्र में विभिन्न तटस्थता वक्रों को समूह होते हैं
इसमें सब इसमें सभी, एक मिनट शाही खत्म होगी, मैं बोल रही हूँ तुम लिख दो तब तक। इसमें सभी एक साथ, इसमें सभी एक साथ बनाए जाते हैं, जो यह हमें यह बताता है कि जो हमें यह बताता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी है, उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी है। सबसे निचला तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है, जैसे कैसे हम ऊंची तटस्थ वक्र की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्थ वक्र की ओर बढ़ते हैं, तो ऊंचे तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि को बताते हैं। ऊंचे तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि को बताते हैं। इसमें यह बोला गया मानचित्र के अंतर्गत कि अपन जो बना रहे हैं ये डायग्राम, उस डायग्राम के अंतर्गत क्या होगा, मानचित्र में संतुष्टि बताई जाती है लोगों को, जो लोगों को यूज करते हैं चीजें, उनसे कितनी संतुष्टि होती है। तो तुम लोगों को एक चीज तो पता ही है, XY0, ये तो सबसे पहले तुम लोगों को करना ही है। कौन सा भी मानचित्र बनाओ, कौन सा भी वक्र बनाओ, जो भी करना है सबसे पहले ये चीज करनी होगी तुम लोगों को। उसके बाद ये क्या है, आईसी। आईसी का मतलब क्या है, तटस्थ मानचित्र या अधिमान मानचित्र। ये कौन सी संतुष्टि को बता रहा है, जो नॉर्मल संतुष्टि उसी को बता रहा है। बट यहाँ पर क्या बोला है, समूह होते हैं जो तटस्थ, मतलब एक उपभोक्ता की संतुष्टि के साथ साथ दूसरे उपभोक्ता की या फिर उसी उपभोक्ता की अलग अलग संतुष्टि को बताया जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि वो कुछ खाने बैठा है और अच्छी चीजें मिल गई उसको खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी जितनी लिमिट है डेली की उससे ज्यादा खाएगा उस दिन। तो क्या होगा, उसको और ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, और उसको और भी ज्यादा अच्छा लग गया तो क्या होगा, और ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उसके लिए ये नॉर्मल संतुष्टियां है। कहाँ है, सबसे कम वाली संतुष्टि नीचे वाले में होगी, उसके बाद ये ऊपर वाली, और ये उससे ऊपर वाली। अब ये पता कैसे चलेगा, ये फर्स्ट, इसको कुछ भी नाम नहीं देना, फर्स्ट सेकंड, अब पता चल जाएगा तुम्हें। अब ये क्या है, नॉर्मल संतुष्टि है, इसमें कोई इतनी ज्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, बट ये यहाँ पर जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, जितनी संतुष्टि उसको चाहिए उससे क्या हो रही है, थोड़ी सी अधिक हो रही है, और उससे ऊपर जा रहा है तो अति हो रही है। कभी कभी होता है तुम लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, पेट फटने को ले पेट फटने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है तुम लोगों को, कब पानी भी नहीं पिया जाएगा, लगता है कि नहीं लगता है। तो वही है, सबसे कौन सी, ऊपर वाली संतुष्टि। अब ऊपर वाला वक्र किसको बताएगा, सबसे ज्यादा संतुष्टि को बताएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार दो, मैं अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। सातवां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दो का कीजिए। यहां पर क्या बोला है, ये जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता बतानी है, जिसमें आंसर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं
हैं। इसमें सबसे पहले बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। बाजार में क्रेता विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। सेकंड, सभी फर्में एक विशिष्ट समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। अगला, बाजार में वस्तुओं की कीमत समान होती है। की कीमत समान होती है। फोर्थ, बाजार कीमत पर विक्रेता चाहे बाजार कीमत पर विक्रेता चाहे जितनी वस्तुएं बेच सकता है तथा क्रेता चाहे कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। इसमें क्या है, और भी विशेषता है, बट मैं 4 ही लिखवा रही हूँ, एक बार तुम लोग पढ़ लेना। ये जब चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषता बताइए। क्वेश्चन यही है अपना। तो पहले इसमें तो बहुत सारी विशेषता है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, बाजार में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है। मतलब बेचने वाले भी बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत है। सभी फर्म एक विशिष्ट समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। मतलब ये है किसका, कि विशिष्ट किसी न किसी कंपनी की कोई न कोई विशेषता होगी, वो उसी के आधार पर सामान बनाता होगा, उसी के आधार पर सामान बेचेगा। ठीक है, अब बाजार में वस्तुओं की कीमत समान होती है। अब बाजार में जो भी कीमतें होंगी उसकी वस्तु से रिलेटेड वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब एक टाइप की वस्तु होगी उसकी। जैसे अपन मार्कर बोर्ड लेने जाते हैं या फिर मार्कर लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ी सा क्वालिटी में क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, बट कीमत क्या होगी, कीमत उसके आसपास ही होगी, इतनी भी ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। बाजार कीमत पर विक्रेता चाहे जितनी वस्तु बेच सकता है तथा क्रेता चाहे जितनी वस्तु खरीद सकता है। मतलब ये है कि बाजार में वो जितनी भी चाहे उतनी वस्तुएं खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है व्यक्ति। वो किस पे डिपेंड करेगा, व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में यही है। तो तुम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर साथ में लिख दिया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं मिटा रही हूं। अगला क्वेश्चन है, आठवां, व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। बैंकों के प्राथमिक कार्यों को व्यावसायिक बैंक कौन से होते हैं, जो अपन नॉर्मल बैंकों में डेली लेन देन करते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक बैंक का मेन कार्य क्या क्या होता है, अब इसके अंतर्गत तुम लिख देना, मैं सिर्फ लिखवा रही तुम लोगों को। ठीक है, आंसर
सबसे पहले तो जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, और उनके अन्य कार्य भी होते हैं, बट पहला तो मेन तो यही है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। दूसरा ये भी है कि अपन जब भी कोई चीजें उनसे, मतलब जब भी अपन जो जमा की हुई है उस पर जब भी डिमांड करेंगे तब क्या करेंगे, उनको इनकम देनी होगी अपन को, जितनी भी अंदर अमाउंट पड़ा है उसके हिसाब से उनको इनकम देनी पड़ेगी। तो वो क्या है, सारे व्यावसायिक बैंक के कार्य। अब इतना ही लिख के मत छोड़ देना, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, इसके अंतर्गत लिख, जैसे तुम लिख सकते हो वो लिख देना। अगला क्वेश्चन, गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। किसकी प्रक्रिया को समझाना है, गुणक, जो अपन समझाइए इसका आंसर। गुणक से अभिप्राय निवेश में होने वाले परिवर्तनों के कारण आय में होने वाले परिवर्तन से है जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी निवेश में वृद्धि हुई है, बल्कि आय में निवेश की वृद्धि की तुलना में कई गुणा अथवा नहीं, अधिक वृद्धि होती है। जितने गुणा यह वृद्धि होती है उसे ही गुणज कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि गुणक की डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, निवेश, जो अपन निवेश कर रहे हैं। निवेश क्या कब करते हैं अपन, किसी भी बिजनेस को करने के लिए अपन क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो उस बिजनेस को चलाने के लिए अपने निवेश तो किया, अब नॉर्मल निवेश कर दिया, अपन को इतना पता था कि इतना करना है, इससे इतना बिजनेस चलेगा, वो हो गया अपना निवेश। अब पता चला कब इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, अपन ने थोड़ा क्या किया, ज्यादा और इन्वेस्ट किया, क्या किया, निवेश किया तो उससे परिवर्तन क्या है, आय में वृद्धि हुई। क्या होगी, अगर निवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगी, आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि अपन ने जितना निवेश किया उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, और वही जितने गुणा होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। अल्पकाल
10वां अल्पकाल तथा दीर्घ काल की संकल्पना को समझाइए। क्या बोल रहे हैं? अल्पकाल और दीर्घकाल। पहले तो तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा अल्पकाल का मतलब क्या होता है। अल्पकाल का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष से कम टाइम के लिए क्या कहलाता है? वो अल्पकाल कहलाता है। और 1 वर्ष से ज्यादा हो उसको कौन सा कहलाएगा? या 1 वर्ष के इक्वल हो, 12 मंथ हो उसको कौन सा कहलाएंगे? दीर्घकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? दीर्घकाल कहते हैं। अब क्या पूछा यहाँ पर? अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पना पूछा है, तो इसके अंतर्गत लिखना अल्पकाल। अल्पकाल में हम अपने लक्ष्यों और मकसदों को पूरा करने के लिए उत्सुक या उत्साहित होते हैं। दीर्घ काल एक बहुत बड़े समय अवधि को बताता है। इसमें कुछ सालों या कई दशकों का समय होता है। दीर्घकाल में हमारे जीवन की लंबी यात्रा होती है। जिसमें हम अपने जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण कामों को संपादित करते हैं। मैंने तुम लोगों को अभी बताया था अल्पकाल में क्या होता है? टाइम क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? टाइम कम होता है, तो उसमें जो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा होती है वो भी क्या होती है? मतलब उसके लिए कोशिश भी हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा करेंगे। और दीर्घकाल में क्या होता है? समय ज्यादा होता है तो उसको अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं इन दोनों में। अगला क्वेश्चन, अगला है बाजार संतुलन किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। बाजार संतुलन किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा अब बाजार जो संतुलन है वो किसे कहेंगे? बाजार संतुलन हम वो उस स्थिति को कहते हैं जब या तो क्रेता विक्रेता मतलब
डिमांड और पूर्ति दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब इतनी भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हो, अमाउंट जो हो, कीमत हो वो नॉर्मल हो, उसको कौन से कहते हैं, बाजार संतुलन कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन तुम लिख देना और इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैं बना के बता देती हूँ तुम लोगों को। इसके अंतर्गत इस तरीके का बनेगा, ये जो बिंदु होगा वो किसको दर्शाएगा, कीमत को दर्शाएगा, किसको बताएगा, पी, और ये क्यू को बताएगा, मतलब जो कीमत है वो इक्वल है, और एक बताएगा एस को और एक बताएगा डी को। डी किसको बता रहा है, डी डिमांड को बता रहा है, और एस किसको बता रहा है, पूर्ति को बता रहा है, और ये दोनों क्या इक्वल है, यहाँ पर आके काट रही है और कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो डायग्राम है उसमें यहाँ पर लाइनें लाइनें खींच के तुम लोगों को कंफ्यूज किया, और कुछ नहीं, सारे यही है, ठीक है। y x और 0, और बाजार संतुलन किसे कहते हैं, जहां पर वस्तुओं की मांग व पूर्ति समान हो और कीमत भी उनके अनुकूल हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां, यदि उपभोग फलन C 40 प्लस 0.8 y है, सेकंड निवेश फलन I इक्वल 10 है, तो संतुलन I ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछिए तुम लोगों को, संतुलन I पूछिए, और दे क्या रखा है, एक तो C दे रखा है, C बराबर क्या है 40 प्लस 0.8 y है, और I बराबर क्या है 10 है। अब इसका फॉर्मूला क्या है संतुलन I का, संतुलन I ज्ञात करने का फॉर्मूला है C प्लस I। क्या है, C प्लस I है, तब उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 40 प्लस C का मान जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा अपन को, ये क्या है C का मान है तो C का मान लिख दे पहले। अब I का मान क्या है 10 है, I बराबर कितना है 10 है, तो उसको इंक्लूड करना है। अब जो संतुलन I है वो ज्ञात करनी अपन को दी हुई नहीं है, तो संतुलन I को क्या मान लिया, y मान लिया। अब 40 प्लस 0.8 y प्लस 10, अब y को इस साइड ले जाएंगे, y माइनस 0.8 y इक्वल 40 प्लस 10। अब इसको माइनस किया 0.8, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एक मानते अपन, आगे हमेशा एक रहता है, ये तुम लोगों को पता है, मैथ तुम लोगों ने मैथ हमेशा सॉल्व की होगी। तो अब मुझे ये बताओ 1.0 से 0.8 क्या, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, तो यहाँ पर 0.2 आएगा, y इक्वल 40 और 10 को जोड़ा कितना आ गए 50 आ गए। अब y यहाँ पर रहेगा 0.2 यहाँ जाएगा, अब ये पॉइंट हटा तो यहाँ क्या लगा 0 लगा, अब 2 से 500 कटेंगे तो 250 आंसर आएगा। कैसे किया, पहले तो संतुलन I को y मान लिया, और संतुलन I का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, C प्लस I। C का क्या था 40 प्लस 0.8 y था प्लस 10 था, 10 किसका था I का था, इसको इंक्लूड कर दिया, फिर ये y वाले को साइड में लेके गए अपन, ठीक है। उसके बाद क्या 40 और 10 को जोड़ दिया, और 0.8 किस तरीके से घटाया मैं वापस बता देती हूँ। यहाँ पर y को क्या, y के साथ कुछ नहीं है ऐसा मत मानना, एक है उसके साथ, एक लेके बैठा है वो, तो 1 और 0.8 इसको माइनस किया तो यहाँ पर हासिल दी, और यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर 2.0 अंक, ठीक है। 2.0 वहां से आया, उसके बाद 2.0 था, 2.0 को क्या किया, 2.0 इक्वल 50 था, फिर y को नीचे साइड में रख दिया, फिर क्या किया इसको नीचे लाया, फिर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 0 लगा, तो फिर क्या आंसर आया 250 आंसर आया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिख ही दिया होगा तुम लोगों ने मेरे साथ करते हुए चले हो।
अब इसके 3 और क्वेश्चन बाकी है, खत्म हो जाएगा फिर ये, मतलब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन चालू होंगे। और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें तुम लोगों को बहुत इजी पढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन क्या है, अथवा में तो तुम लोगों को इतना हार्ड नहीं पढ़ना चाहिए, एक क्वेश्चन तो आता ही होगा तुम लोगों को दोनों में से। व्यापार, घाटा तथा व्यापार अधिक्य को अब मेरे को नहीं लगता है ये लिखवाने की मेरे को जरूरत भी है। क्यों? व्यापार घाटा, घाटे का मतलब क्या होता है, अपन को कहीं पर भी क्या हो, लॉस हो, लॉस को क्या बोलेंगे, घाटा कहेंगे। एक तो लॉस को क्या कहेंगे, घाटा, और अधिक को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। अब मुझे बताओ निवेश, निवेश का मतलब तुम लोगों को पता है, इससे पहले